नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के कुछ एमसीक्यू। ठीक है। और ये जो सेगमेंट है वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में देखें हम, क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो आपके 6th क्लास की ज्योग्राफी, 7th क्लास की और 8th क्लास की ज्योग्राफी जो है उससे बनाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। पृथ्वी का वास्तविक आकार किसके समान माना जाता है? द एक्चुअल शेप The actual shape of the earth is considered similar to। तो क्या परफेक्ट स्फीयर है? क्या पूर्ण गोलाकार है? जी नहीं। क्या जियोइड है या सिलेंड्रिकल है या ओवल है, अंडाकार है? तो भाई देखो, पृथ्वी का जो शेप है ना वो कैसा है? वो जियोइड है, यानी कि यहां से कुछ दबा हुआ और कुछ नीचे से दबा हुआ, ये दबा हुआ और ये दबा हुआ। तो इसको बोलते हैं हम कौन सा शेप? जियोइड। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड है। पृथ्वी ना गोलाकार है ना अंडाकार है। ठीक है। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी पृथ्वी जैसी है, यानी कि जियोइड है। कैसी है पृथ्वी? जियोइड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। दूसरा, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत कहलाती है द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? तो भाई देखो, यहां मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये देखें आप, ये जैसे अर्थ है, ये क्रस्ट, मेंटले और ये कोर। ठीक है, ये अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो सबसे बाहरी परत जो ठोस परत है उसको क्या कहते हैं? ठोस। हालांकि हालांकि ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट दो प्रकार की होती है। ये जमीन वाली को बोलते हैं, जैसे ये इस जमीन वाली को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है। और ये जो क्रस्ट है इतनी, इसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं क्योंकि ये पानी है। ठीक। ये आपका 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक है और ये कितनी है? 5 किलोमीटर। ओशियनिक क्रस्ट। तो अपर मोस्ट पार्ट कौन सा हो गया? इंटरनल स्ट्रक्चर में क्रस्ट हो गया। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है, 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी अगर थोड़ा सा और बात करें हम, इसमें जो एलिमेंट पाए जाते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, वो सिलिका एंड एल्यूमिनिया ये पाया जाता है। इसमें पाया जाता है सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है। और ये जो मेंटले है इसमें मैग्मा है। क्या है? मैग्मा, यानी कि लावा। ठीक। और ये जो कोर वाला पार्ट है, कोर, इसमें आपका निकिल और फेरस यानी कि आयरन पाया जाता है। तो ये एलिमेंट्स हैं जो पाए जाते हैं यहाँ पे। आगे प्रश्न देखें हम। ये हमने देख लिया, पृथ्वी की अपर मोस्ट लेयर कौन सी है? कोर है। आगे बात करें, व्हाट इज लैटिट्यूड कॉल्ड? व्हाट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड कॉल्ड? तो भाई देखो, 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड को कहा जाता है ये, और देखें हम,
और फिर 0 डिग्री देशांतर। तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो लाइन है ये आपका नॉर्दर्न साइड हो गया अर्थ का, ये सदर्न साइड, ये वेस्टर्न, और ये ईस्टर्न साइड। ठीक है। अब इसे बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन, इसी को कहा जाता है इक्वेटर। ठीक। और ये जो लाइन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है, देशांतर। ठीक है। इसका नाम होता है प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। ठीक है। कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, जैसे इक्वेटर तो ऐसे ऐसे रहेगा, जैसे मेन इक्वेटर है, एक ये है, ये कौन सा है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। ये सब लैटिट्यूड है। ऐसे ही नीचे होगा 23.5 डिग्री साउथ, और आर्कटिक सर्किल होगा 66.5 डिग्री साउथ। तो ये तो हो गए आपके क्या, लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं और एक ही पॉइंट पर खत्म होते हैं, ये ऐसे होते हैं लैटिट्यूड। इस प्रकार से। ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये लॉन्गिट्यूड है, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो लैटिट्यूड्स है। ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो, 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या कहते हैं, तो अभी देख लिया, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन वाली लाइन, देख लिया हमने डायग्राम में। अभी देखो ये क्वेश्चन बेसिक दिए गए हैं, इसलिए कि चैप्टर पढ़ने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको बेसिक चीजें याद हैं या नहीं है। अब इसी मटेरियल का, इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। वो देखेंगे आगे हम। आगे, भारत में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों में से एक है। भारत में बहने वाली जो नदियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, भारत में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां। तो देखो, नील नदी भारत की नहीं है, अमेजोन भी भारत की नहीं है, मिसिसिपी भी भारत की नहीं है, भारत की नदी है गंगा। ठीक है। गंगा, और ये लगभग 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। गंगा की लेंथ क्या है, 2525 किलोमीटर। और ये कहाँ, अब होता क्या है कि गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से एक नदी निकलती है, उसे कहते हैं भागीरथी। उस नदी को क्या कहते हैं, भागीरथी। और इधर संतोपथ ग्लेशियर, संतोपथ ग्लेशियर दिखाई दे रहा है या नहीं, नहीं दे रहा ना, हाँ। इधर समझाता हूं, एक सेकंड। इसका आंसर गंगा है, समझ लीजिए यहां पे।
जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, यहां से तो निकलती है एक नदी, उसे कहते हैं भागीरथी। क्या कहते हैं? भागीरथी नदी। ठीक। और एक है सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, यहां से एक नदी निकलती है, उसे कहते हैं अलकनंदा, अलकनंदा नदी। ठीक है, ये दो नदी निकलती हैं। अब आगे चलकर ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी एक पॉइंट पर मिलती हैं, दोनों पॉइंट इस पॉइंट पर मिलती हैं। इस पॉइंट को कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। अब देवप्रयाग से ये जो नदी बहती है, जो दोनों मिलकर एक बहती है, इसे ही कहा जाता है गंगा। ठीक है, गंगा कहा जाता है इसे। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर सुंदरवन में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ये याद रखेंगे। बोलो भाई, समझ आया? याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। अगला प्रश्न देख लें हम। हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? हिमालय जो पर्वत हैं वो किस प्रकार के हैं? यानी कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के हैं? जब हम बात करते हैं हिमालय की, हिमालयाज, ये जो माउंटेन है, हिमालयाज जो माउंटेन है वो किस प्रकार का है? तो ये एग्जाम्पल है आपके फोल्ड माउंटेन के, फोल्ड माउंटेन, इवन यंग फोल्ड माउंटेन, सबसे यंग है। ठीक है, अब बात करें हम जो पर्वत हैं, पर्वत तीन प्रकार के हम देखते हैं मेनली। एक होता है वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन। दूसरा है आपका फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। तीसरा है ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तीन प्रकार के हैं। तो हिमालय फोल्ड माउंटेन है जो प्लेट्स के टकराने की वजह से बनते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से बनते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन ज्वालामुखी विस्फोट से बनते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? फोल्ड माउंटेन। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा जल का स्थलीय स्रोत है? आसान सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का स्थलीय स्रोत है? Which of the following is a terrestrial source of water? महासागर स्थलीय सोर्स नहीं है, समुद्र भी नहीं है, वायुमंडल। रिवर, रिवर ही एक ऐसा सोर्स है पानी का जो स्थल पर उपलब्ध है और हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, फिर है आपका वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ध्यान रखना, वायुमंडल में वायुमंडल में गैसों की उपलब्धता कैसे है? ऐसे है।
सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपकी 78%, ठीक। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन 21%। तीसरे नंबर पर CO2 प्लस आर्गन्स प्लस अदर्स, ये आपकी आ जाएंगी कितनी, 1% में मान लो सबको, ठीक है। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में, नाइट्रोजन, याद रखेंगे इसको। आगे देखें, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं। एटमॉस्फेयर की लेयर हमने पढ़ी है, 7th क्लास में है एटमॉस्फेयर की लेयर। तो देखो, वायुमंडल से संबंधित जो घटनाएं हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ होंगी, ट्रोपोस्फेयर में, जो पहली लेयर है, जो कि 0 से शुरू होकर 13 किलोमीटर तक जाती है, उसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, है ना। क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस, ये सारी चीजें आपकी, कोहरा पड़ना, सर्दी, ये सब कहाँ मिलेगा आपको, ट्रोपोस्फेयर में मिलेगा। क्षोभ मंडल 0 से 13 किलोमीटर तक, ठीक है, वायुमंडल में ऊपर, याद रखेंगे। पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है। तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है, और वो है रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, घूमती है। तो मान लीजिए ये क्या है, सन, ये सन है, ये पृथ्वी है। तो ऐसे घूमेगी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट। तो सूर्य के सामने जो हिस्सा आएगा वहां हो जाएगा दिन, और सूर्य सूर्य जिस हिस्से पर नहीं पड़ेगा वहां हो जाएगी रात। फिर जब ऐसे घूमेगी तो ये हिस्सा यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ऐसे घूम के। तो ऐसे दिन रात होते हैं, क्या होते हैं, दिन रात होते हैं। बोलो आई बात समझ में। तो रोटेशन की वजह से दिन रात होते हैं पृथ्वी पर, ध्यान रखना भाई, कंफ्यूज मत होना। रोटेशन की वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बात करें हम, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करता है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा, तो पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 24 घंटे और 24 घंटे, अरे दिन पूछ रहे हैं ना। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने समय पूरी करता है, तो 365 दिन और 4 6 घंटे, ठीक है। तो ये 365 दिन और 6 6 घंटे 4 साल में हो जाते हैं 24। तो इसलिए फिर 4 साल बाद फरवरी 366, वो फरवरी 29 दिन की हो जाती है, तो टोटल 366 दिन हो जाते हैं, ठीक है। कुल मिला के कितने दिन में पूरा करता है, 365 दिन 6 घंटे। और रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, पृथ्वी पे मौसम बदलते हैं, क्या बदलते हैं, मौसम बदलते हैं।
निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे रिन्यू किया जा सके, जिसे रिन्यू किया जा सके। बताओ भाई। कोल को रिन्यू नहीं कर सकते, पेट्रोलियम भी रिन्यू नहीं होता, प्राकृतिक गैस भी नहीं होती है, तो बड़ा लंबा समय लगता है। लेकिन सोलर एनर्जी, सूर्य से आने वाली ऊर्जा से अगर हम सोलर एनर्जी बनाते हैं तो वो रिन्यूएबल एनर्जी है। कैसी एनर्जी है? रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि सूर्य से रोशनी आना बंद नहीं होगा और ये एनर्जी हमें बनकर मिलती रहेगी, हम इसका उपयोग करते रहेंगे। ठीक है। फिर है काली मिट्टी। 13वां प्रश्न देखो, 13वां प्रश्न, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए। कपास बहुत होता है काली मिट्टी में, ब्लैक सॉइल, ये पेनिनसुला वाले एरिया में पाई जाती है, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है। सीढ़ीदार खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है? तो हिली एरिया में की जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है सीढ़ी नुमा खेती, टेरिस फार्मिंग कहते हैं इसको। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? बताओ भाई, आसान प्रश्न है। जनसंख्या घनत्व कैसे निकालोगे? क्वेश्चन नंबर 15। जनसंख्या घनत्व कैसे निकालोगे? कुल जनसंख्या से निकलेगा या प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया। तो एक फिक्स एरिया में कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वहीं दूसरा एरिया यहाँ 2-4 लोग ही रह रहे हैं, इसकी डेंसिटी कम होगी। तो एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ पीपल कितने रह रहे हैं वो उससे क्या कहेंगे हम? पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। बताओ भाई, क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।